हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल सवेरा चैनल में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस कंटेनिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सबसे पहले हम डिनोट कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। किसी भी वेरिएबल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे तो उसका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट का क्या मतलब है कि जितने भी इंटीजर्स इस नंबर से छोटे होंगे, जैसे कि अगर हमारे पास 1 है तो उससे छोटे वाले इंटीजर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 0 होगा, ठीक है, -1 होगा, -2 होगा। तो उनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो इस इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास 1.2 है तो इससे छोटे वाले कौन कौन से हुए, 1 हुआ, 0 हुआ, -1, -2। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है, 1। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हुई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 क्या हुई, 1 हो गई। ठीक है, तो ये होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि अगर हमारा x जो है, x कोई भी वेरिएबल जो है वो किस किस में लाई करता है, एक n और एक n+1, इन दोनों इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो छोटे वाली इंटीजर की वैल्यू, जैसे कि n, जो n होगा, मतलब जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू। जैसे कि अगर हम इसमें कोई एग्जाम्पल करें तो एग्जाम्पल में क्या है, 3.9। तो 3.9 जो है वो किस किस में आता है, एक तो 3 में आता है और इसकी वैल्यू किस में आती है, 4। 3 और 4 के बीच में ये वाली वैल्यू लाई करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.9 क्या हो गया हमारा, 3। ऐसे ही अगर 3.5 देखें, -3.5, तो -3.5 जो है वो किस किस में लाई करता है, एक तो -4 एंड -3 में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी वाली वैल्यू जो होगी -4। इसको आप और भी तरीके से कर सकते हो कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, उसमें क्या करो, सारे के सारे नंबर्स लिखो, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पे -1, -2, -3, -4 लिखा, और फिर देखो कि -3.5 कहाँ पे आएगा, तो -3.5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। तो इससे छोटे वाला जो इंटीजर क्या है, -4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। अब हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ के लिए अब देखो कि अगर हमारे पास जो वैल्यू थी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसका ग्राफ बनाना है हमने। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0। 0 एक इंटीजर है तो इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, अब अगर हमारा x जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटे वाला इंटीजर, मतलब कि अगेन 0। तो हमारी 1 तक की जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, 0 से लेके 1 तक एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू क्या, 1 की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। तो ये वाला जो सर्कल होगा ये क्या होगा, सॉलिड सर्कल होगा, और ये वाला जो होगा ये क्या होगा, होलो सर्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि अगर हमारे पास ये वाला सॉलिड सर्कल बन गया। ओके, अब नेक्स्ट हम लेते हैं कि x जो है वो 1 से लेके 2 के बीच में है। तो अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटे वाला इंटीजर, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2 तक सारी की सारी वैल्यूज जो क्या होंगी, 1 होंगी, और फिर ये क्या हो जाएगा,
होलो सर्कल हो जाएगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू क्या है 2 है तो y ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी 2 पे ये क्या हो जाएगा सॉलिड सर्कल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ तक जाएगा, फिर 3 पे होलो सर्कल, देन 3 के ऊपर जाके सॉलिड सर्कल एंड सो ऑन। ये ऐसे ही हमारा जो ग्राफ है ये एक्सटेंड होता जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि x जो है वो क्या है, अगर हमारे पास -0.1 है तो -0.1 जो है वो यहाँ कहाँ लाई करेगा, तो इसके पीछे वाला इंटीजर कौन सा है -1, तो यहाँ पे इस वाले एरिया में इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 क्या होगा, -1 ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉलिड सर्कल और यहाँ पे क्या हो जाएगा होलो सर्कल। हमारे पास ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा अगर आप इसको एक्सटेंड करते जाओगे। ठीक है, ये सॉलिड सर्कल और होलो सर्कल जो है वो देखने वाली बात है कि जो सॉलिड सर्कल होता है उसमें क्या होता है कि वो वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, और जो होलो सर्कल है उसमें क्या होता है कि वो जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो इसीलिए हमारे जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या होंगे कि जो लाइन है वो 1 तक तो गई है लेकिन 1 पॉइंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 1 पॉइंट जो है वो कहाँ पे इंक्लूडेड है, अगर x इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 1, अगर x इज इक्वल टू 1.4 है तो y की वैल्यू क्या है 1 है, अगर x की वैल्यू 1.6 है तो भी 1 है y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू क्या चली जाएगी 2 चली जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर x की वैल्यू जो है वो -1.6 है तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -2 आएगी, अगर y की वैल्यू माइनस है तो भी -2, लेकिन अगर -2.2 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या चली जाएगी -3 चली जाएगी। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ऐसे हमें डिसकंटिन्यूड लाइंस बनानी है तो उसका हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि इस फंक्शन को हम और किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। इसको डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं कि हमारा जो वैल्यू है x, मान लो कि ये -3.5 ही है हमारे पास, ठीक है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं -4 + 0.5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -3.5। हमारे पास यही वाला नंबर बन गया ना, ठीक है, जो x की वैल्यू थी यहाँ पे, ठीक है, तो x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं -4 + 0.5, तो इस -4 को हम क्या बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, और ये जो है 0.5 इसको हम क्या बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको हम डिनोट कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। तो ये क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करती है 0 से लेके 1 तक। 1 नहीं हो सकती, 0 पॉसिबल है, क्योंकि अगर हमारा x जो है वो एक इंटीजर है, मान लो x की वैल्यू 1 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा +0 करके ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट कर्ली x विल बी इक्वल टू 0 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम किसी भी वेरिएबल x को कैसे डिनोट कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्या हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन। ओके, तो हम किसी भी वेरिएबल को डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब इसी से मिलता जुलता एक आपके पास कॉन्सेप्ट आता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। कई जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या होता है कि राउंड ब्रैकेट्स के साथ हमें लिखा होता है कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था कि अगर x जो है
वो क्या है 1.2 है, तो इसके छोटे वाले जो इंटीजर्स हैं जैसे 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, इसके जितने भी छोटे वाले इंटीजर्स हैं उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगी। तो ऐसे ही लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि अगर x हमारे पास 1.2 है तो उनमें से जितने भी बड़े इंटीजर्स हैं 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो उनमें से जो सबसे जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी। और अगर हमें मैथमेटिकली लिखना हो कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि अगर x जो है वो हमारा किस में लाई करता है, n और n+1 में लाई करता है, तो x लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, n+1 होगी, मतलब बड़े वाला इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, छोटे वाला इंटीजर, और लीस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, बड़े वाला इंटीजर। ये अपोजिट होता है, ग्रेटेस्ट के केस में छोटे वाला देखना है, लीस्ट के केस में बड़े वाला देखना है। और अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो इसका ग्राफ हम दिखाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। लीस्ट इंटीजर का फंक्शन का ग्राफ रेड कलर से बनाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास अब देखो, अगर लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 जो है वो अपने आप में ही एक इंटीजर है, ठीक है। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा। अब लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.2 क्या होगा, 0.2 जो है वो किस में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अगर ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो हमारा लीस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, बड़ा वाला इंटीजर, मतलब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो 1 तक जाते जाते हमारा जो ये फंक्शन है वो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ओके। अब अगर फिर उसके बाद इसके बाद कैसी लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी लाइन बनेगी। अगर हमारा -1 और -2 के बीच में है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, तो यहाँ पे ये वाली लाइन बन जाएगी। अगर -2 और -3 के बीच में है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये वाली लाइन बन गई, ठीक है। तो ऐसे करते ही हमारी जो लाइन है वो क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ग्राफ जो है वो हमारा क्या है, अपोजिट ग्राफ बना है। ठीक है, तो ये वाली जो होगी ब्लू कर्व जो होगी वो क्या हो गई, हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हो गई। हमारी रेड कर्व है वो किसकी हो गई, लीस्ट इंटीजर फंक्शन की हो गई, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, अब हमें कैसे पता चलता है कि अब ये अगर क्वेश्चन आ गया कि लीस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल कब होंगे, तो कब होंगे इक्वल, जब x क्या होगा, इंटीजर होगा, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 भी क्या है, 1, और ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीजर ऑफ 1 भी क्या है, 1। अगर x की वैल्यू इंटीजर होगी तो दोनों जो है वो इक्वल होंगे, अदरवाइज दोनों की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि x को दिया क्या हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है या लीस्ट इंटीजर दिया हुआ है, ओके। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि x ± n क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ± n, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, और x क्या है, रियल नंबर है। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले ये देखो कि x ± n को आप क्या लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस n, ओके। तो अब
ये वाला जो पार्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस एन, ये वाला जो है वो क्या है, ये दोनों क्या है, इंटीजर पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो अगर हमने इसके पूरे की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है, अगर हमारे पास नंबर है 3.5 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.5। तो जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया कि अगर किसी भी रियल नंबर को इंटीजर से प्लस माइनस करते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट रियल नंबर प्लस माइनस एन, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स अगर एक्स जो है वो इंटीजर है। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 क्या होता है, -1 नहीं होगा, और 1 किसका इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1 का, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है। लेकिन अगर -1.2 ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में -2 आएगी। लेकिन अगर हम माइनस ऑफ 1.2 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस इंटू 1 इज इक्वल टू -1। तो क्या ये इक्वल आई, नहीं आई। तो इसीलिए ये वाली प्रॉपर्टी कब ट्रू है, जब x जो है वो क्या है, इंटीजर फंक्शन है। और अगर x इंटीजर फंक्शन नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x। तो इसको प्रूव करने के लिए हम, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर x जो है वो क्या है, इंटीजर है, तो हमें पता है कि x को क्या लिख सकते हैं, x ही लिख सकते हैं, क्योंकि उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, 0 होता है व्हेन x इज इंटीजर, ठीक है। तो x किसके बराबर आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यू के बराबर आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसका भी 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालेंगे तो वो इसके बराबर ही आएगी, क्योंकि इसमें क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट जो था वो क्या था, 0 था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ओके। अब अगर हमने सेकंड पार्ट करना है कि x इज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो x इंटीजर को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि x को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसमें कि वेयर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लाई बिटवीन 0 एंड 1। अगर ये इंटीजर नहीं है तो मतलब कि ये क्या है, नॉन जीरो पार्ट है, ये प्रॉपरली फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास आएगा जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ओके। तो अब देखो कि अब हमारे पास माइनस एक्स का निकालना है, तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ओके। अब ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमारा किस में लाई करता है, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किस में लाई करेगा, -1 और 0 के बीच में, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये किस में लाई करना चाहिए था, 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए था, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं दोनों तरफ तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इज लेस देन 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 1 आएगा। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ये वाला पार्ट 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा। तो इस इक्वेशन को हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस एक्स को लिखो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, नया फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा,
इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या है हमारे पास, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एंड इसमें हमारे पास इंटीग्रल पार्ट क्या है, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर हमारे पास माइनस एक्स की हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रल पार्ट मतलब कि -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ऐसे करते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो किसी इंटीजर से बड़ा है, ठीक है, किसी भी इंटीजर से बड़ा है, तो क्या होगा कि वो जो वेरिएबल होगा एक्स, कि x जो होगा वो क्या होगा, n से बड़ा ही होगा। कि अगर किसी x की इंटीग्रल वैल्यू जो है वो किसी इंटीजर से बड़ी है तो वो इंटीजर जो होगा वो x से छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या होता है, छोटा होता है x से। x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये वाला पार्ट भी ग्रेटर देन 0 होता है और ये भी पॉजिटिव होता है। तो मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू हमेशा x होगा। अगर ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही किसी इंटीजर से छोटा है तो मतलब x की वैल्यू भी उससे छोटी ही होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये थी। अब मान लो कि अगर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमारा किसी नेचुरल नंबर से छोटा है, ठीक है, किसी नेचुरल नंबर से अगर छोटा है तो इसमें क्या होगा कि जो x होगा वो किससे छोटा होगा, n+1 से छोटा होगा। ओके, क्यों ऐसा क्यों होता है कि हमारा x जो है वो किससे लेस देन इक्वल टू n है। ओके, और हमारी x जो है, x को क्या हम लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो था वो n से छोटा था, मतलब ये किससे छोटा हो गया, n प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो होगा n किससे, ये किससे छोटा होगा, n+1 से, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट किससे छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्ट्रिक्ट साइन, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो स्ट्रिक्टली 1 से छोटा ही होता है, ठीक है। तो ये है छोटी छोटी प्रॉपर्टीज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, इनको आप टिप्स में रख लो, चाहे इनका प्रूफ आप ना ही करो, लेकिन ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि ये हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास x प्लस वाई है, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किससे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। इसकी हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि अगर x जो है वो क्या है हमारे पास 1.6 है और y क्या है 1.7 है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y क्या होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1.6 प्लस 1.7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड इट्स वैल्यू इज 3। तो मतलब कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इन केस अगर हमारे पास x और y दोनों जो हैं वो क्या है 1.6 और 1.7 या फिर कुछ ऐसे इंटीजर्स हैं कि उन दोनों को हम ऐड करें तो उनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या तो इक्वल आ सकता है या फिर बड़ा होगा उनके सेपरेटली जो एडिशन है उनसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा कि x/n के बराबर ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसके बराबर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1/2 के बराबर,
ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट हम दो केसेस बना के चलते हैं, ठीक है, कि x/2 पहले केस में क्या है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अगर x/2 जो होगा वो इंटीजर होगा तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या होगी, 2n होगी, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 2n होगी, ये भी एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो इंटीग्रल ऑफ x क्या होगा, 2n होगा, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 भी क्या है, n है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 मतलब कि n प्लस 2n प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस 1/2। ये क्या है, इंटीजर है, और ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 0.5, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, n। तो अगर हम राइट हैंड साइड की तो लेफ्ट हैंड साइड की तो वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस n इज इक्वल टू 2n। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट केस की अगर हमारे पास x/2 क्या है, n प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 और 1 के स्ट्रिक्टली बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब अगर f जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो 2f किस में लाई करेगा, 0 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें दो केसेस और चाहिए कि या तो हमारा जो 2f है वो क्या है, 0 और 1 के बीच में है, और 2f जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 और 2 के बीच में है। ओके, तो सबसे पहले केस हम ये वाला सॉल्व करते हैं कि जो 2f है वो क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अगर हमारा 2f जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 2n के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लो। राइट हैंड साइड में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 प्लस x प्लस 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n प्लस 2f/2 प्लस 2n प्लस 2f प्लस 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n प्लस f प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस f प्लस 1/2। तो ये वाला हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n, और ये वाला जो है, ये वाला पूरा पोर्शन जो हो जाएगा ये भी किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n। ये n के बराबर क्यों है, f प्लस 1/n, क्योंकि हमारा केस क्या चल रहा था, 2f क्या था, 0 और 1 के बीच में था। इसका मतलब क्या था कि 0f इज लाई बिटवीन 0 एंड 1/2, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ 1/2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि f लाई बिटवीन 1/2 एंड 1। तो अगर ये 1/2 और 1 के स्ट्रिक्टली बीच में लाई करता है तो भी ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ही है। तो इसलिए हमारा इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। तो ये वाला केस भी हमारा डन हो गया। अब हमें सिर्फ क्या कौन सा केस प्रूफ करना है, 1 प्लस 2f। 1 जो 2f है वो किस किस में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि केस 3 ले लेते हैं कि 2f लाई बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो मीन्स f लाई बिटवीन 1/2 एंड 1।
ओके, तो हमारी x/2 की वैल्यू हम क्या कंसीडर कर रहे थे, तो x/2 की वैल्यू हम क्या कंसीडर कर रहे थे, n प्लस एफ के बराबर। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2n प्लस 2f के बराबर। ठीक है, अब 2f जो है वो किस में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है। हमें ये किस में चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट किस में चाहिए, 1 और 0 के बीच में चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और 1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर मैं इसमें 2f में 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 2f माइनस 1 लेस देन 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n प्लस 1। अब हमें सिंपली क्या करनी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x/2 प्लस x प्लस 1/2 किसके बराबर हो जाएगी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n प्लस एफ प्लस 2n प्लस 2f प्लस 1/2। ठीक है, ये f जो था वो f किस में लाई करता था, 1/2 और 1 के बीच में। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट ही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n ही हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, n प्लस एफ प्लस 1/2। अब f प्लस 1/2 देखो किस किस में लाई करता है, f किस में था, 1/2 और 1 में था। तो 1/2 प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू f प्लस 1/2 लेस देन 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो हमारा f प्लस 1/2 किस में हो गया, 1 और 3/2 में। ठीक है, तो इसमें भी हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा ताकि ये किस में आ जाए, 0 और 1 के बीच में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। तो अगर हम इसी f में माइनस 1/2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू f माइनस 1/2 इज लेस देन 1 माइनस 1/2 मीन्स दिस लाई इन 0 एंड 1/2। पॉजिटिव भी हो गया और 0 और 1/2 के बीच में लाई भी कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि f माइनस 1/2 जो है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट को, और n प्लस 1 जो हो गया वो क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1 इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ये था हमारा इस तीनों केसेस के केस में हमारे पास क्या आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x किसके बराबर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n क्या होगा, n प्लस 1/2 n प्लस 2/4 n प्लस 4/8 एंड सो ऑन। ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा यूज होती है, कई बार इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये वाली टर्म आपको पता है कि ये एज इट इज आ जाएगी। ओके, और इस टर्म पे यही फॉर्मूला बार बार लगाते जाओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/2 क्या हो जाएगा, अगर यही फॉर्मूला लगाएं, n/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n प्लस 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, /4। तो ये वाली टर्म इससे जनरेट हो गई। अब n/4 को अगेन लिख लो, n/4 को क्या लिख सकते हैं, n/8 प्लस n/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n/4 को क्या लिख सकते हैं, n प्लस 4 इंटू 4, इसको हम क्या लिख देंगे, 8। तो ये वाली टर्म यहां से आ गई। अब इसको अगेन लिखेंगे तो हमारे पास इसकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी n प्लस 6/16 एंड सो। ओके, तो इस तरह से हम ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट
जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/n 2/n एंड सो ऑन अप टू n-1/n की वैल्यू क्या होगी, n x के बराबर होगी। मतलब कि अगर हम किसी भी रियल नंबर में कंसिक्यूटिवली ये वाला सीक्वेंस ऐड करते जाए 1/n 2/n n-1/n तक, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, n x के बराबर होगी। इसको आप इंडक्शन के साथ भी प्रूफ कर सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं आपको इसका प्रूफ भी करके दिखा सकती हूँ। अब जैसे कि इसमें हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इस टाइप के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/100 प्लस 1/5 2/100, 1/100 था, फिर 2/100 हो गया, फिर 3/100 होगा एंड सो ऑन अप टू 99/100। और ये किससे मैच करती है टर्म, 100 माइनस 1/100 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, x क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 100। 1/n को 1/100 से कंपेयर किया, 1/n इज इक्वल टू 1/100, तो n क्या हो जाएगा हमारे पास 100। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू 1/5 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 20 एंड दिस विल बी इक्वल टू 20। तो देखा, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगने वाली इक्वेशन जो है वो कितनी इजी बन गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 20 क्या बन गई, 20। अगर आपको कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ गई, जैसे कि 100 प्लस 1/2 प्लस 100 प्लस 2/4 प्लस 100 प्लस 4/8 एंड सो ऑन, कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ गई, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 मीन्स 100। ओके, तो ये थे हमारे कुछ मेन प्रॉपर्टीज जिनको आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू को निकालने के लिए। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अब आपको पता है कि ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, और ये क्या है हमारा मॉड्यूलस। 2 लाइंस है, तो इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मॉड्यूलस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, 2 केसेस जनरेट करते हो, क्योंकि 2x माइनस 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2x माइनस 1 के। इफ 2x माइनस 1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और 2x माइनस 1 का नेगेटिव पार्ट होगा इफ 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। Therefore इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड माइनस 2x प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो हम क्या करते हैं, 2 केसेस बना लेते हैं। 1 केस क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड सेकेंड केस क्या बना लेते हैं, x लेस देन 1/2 का। ओके, तो उसमें क्या कर लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 के केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब कि क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ग्राफ में से देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -1 कब होगी। अगर मेरे पास ये एक रियल लाइन है और यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा -1, तो जितने भी नंबर्स इस दोनों के बीच में हैं तब इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होगी। जैसे कि -0.2, -0.4, -0.6 या -1। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, x लाई बिटवीन -1 एंड 0। ठीक है, केस 1 का सोल्यूशन ये वाला आ गया।
अब हम निकालते हैं केस 2 का सोल्यूशन कि x इज लेस देन 1/2, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू वाला केस हमने इसमें कंसीडर कर लिया कि अगर x जो है वो 1/2 के इक्वल है तो हमने इसमें कंसीडर कर लिया। अब हम करते हैं x इज लेस देन 1/2 का केस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2x + 1 इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, अगेन हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1 इज इक्वल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आगे, 1 इज इक्वल टू 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकाल लो। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 1 - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखो जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो किस किस में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 0 और 1 के बीच में क्या लाई करेगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस डिवाइडेड बाय 4 लेस देन 1। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये किस में लाई करेगा, अगर मैं 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेस देन 4। ठीक है, तो 1 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, -1 लेस देन इक्वल टू -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 3। अब -5 को अगर डिवाइड कर देंगे तो दोनों को साइन जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि 1/5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन -3/5। ठीक है, अब फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करो और देखो कि ये वाली जो सिचुएशन है ये कहाँ पे आती है। ठीक है, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया -1 और ये हो गया 1। ठीक है, 1/5 कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी 0.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। ओके, अब -3/5 कहाँ पे आएगा, -0.6 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा -0.6। तो इसका मतलब क्या है कि x 1/5 से -3/5 से बड़ा है और 1/5 से छोटा है, मतलब x कहाँ कहाँ लाई करता है, या इसके बीच में लाई करता है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि -3/5 और 1/5 के बीच में एक इंटीजर लाई करने वाला नंबर इंटीजर जो है वो सिर्फ हमारे पास क्या है, 0 है। तो हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। इस केस में x लेस देन 1/2 के केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 कब होगी, जब वो फंक्शन किस किस में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 और 1 के बीच में लाई करने का मतलब क्या है कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। तो ये हो गया हमारा केस 2 का रिजल्ट। अब देखो दोनों को कि ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। जैसे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के केसेस में सॉल्व किए थे, तो केस 1 क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो केस 1 के लिए हम क्या करते हैं, केस 1 क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 मतलब कि x यहाँ से बड़ा है। लेकिन हमारा सोल्यूशन क्या आ रहा है, -1 से 0 तक, मतलब कि हमारे सोल्यूशन में क्या आ रहा है कि x की वैल्यू क्या आई, -1 से लेके 0 तक। तो इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस, मतलब नो सोल्यूशन इस केस में। ठीक है, तो अगर हमारे पास अब नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस में क्या है, x इज लेस देन 1/2 मीन्स दिस पार्ट, x 0
एक्स 0 और 1 के बीच में लाई करता है, मीन्स दिस पार्ट, और 0 जो है वो इंक्लूडेड है। तो हमारा इंटरसेक्शन पार्ट क्या आया, ये वाला पार्ट। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या आया, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1/2। मीन्स अगर हमारा x जो है वो 0 और 1/2 के बीच में लाई करता है तो हमारा जो ये सोल्यूशन है, ये इक्वेशन है, वो सेटिस्फाई करेगी। मीन्स सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1/2। और हम इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो 0,1/2। ओके, तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इक्वेशंस। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करना है और फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, इंटरवल फॉर्म में आएगा।